हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवैस खान एंड वेलकम टू माय चैनल अवैस फ्री लर्निंग। तो गाइज मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरी पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी जो कि आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर थी और जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को वेरीफाई भी किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्लोटेशन को डिराइव भी किया था। तो आई होप कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को हेल्प मिले। मैं यही चाहूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को जो है फैलाएं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं मेरे, जिससे सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इंशाल्लाह ताला मैं डेली वीडियोस आपके लिए यहाँ पर लेके आऊँगा और फिज़िक्स इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री और बायो से भी रिलेटेड लाऊँगा आगे चल के 9th-10th के लिए फ़िलहाल, फिर आगे और भी करूँगा इंशाल्लाह 11th भी। तो गाइस चलिए फिर आज की जो अपनी वीडियो है उसे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शैल स्टार्ट इट। And first of all, before starting the video, I must tell you that those who haven't subscribed my channel, please go and subscribe it and don't forget to press the bell icon. Since if you press it, the videos will reach you instantly. So let's start our video without wasting our time. बच्चों यहाँ पे हम लोग conditions for equilibrium को समझेंगे। इस दो कंडीशन को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानना जरूरी है हम लोगों को कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चों। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस, ठीक है। और ये स्टेट ऑफ बैलेंस खास करके फिजिक्स में अगर हम लोग बात करें तो ये स्टेट ऑफ बैलेंस तब स्टेट ऑफ बैलेंस में होना किसी बॉडी का जब दो फोर्सेस जो है वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इधर से F1 फोर्स एक्ट कर रहा है और इधर से F2 फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों फोर्स मिला के जो है वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ जो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस में होगा। तो चलिए उस दो कंडीशंस को हम लोग समझ लेते हैं जिसकी वजह से आपका स्टेट ऑफ बैलेंस में बॉडी रहता है। तो इसके लिए दो कंडीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन, कोई भी फ्लोटिंग बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई फ्लोटिंग बॉडी है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है और इसमें कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये पार्शियली इसमें फ्लोट कर रहा है। पार्शियली आप देख सकते हैं, आधा हिस्सा इसका पानी में है, आधा हवा में है। तो इसके लिए दो कंडीशन आपका होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ताकि ये स्टेट ऑफ बैलेंस में रहे, डगमगाए नहीं। अब देखिए वेट जो है फ्लोटिंग बॉडी का वो इक्वल होना चाहिए वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के, ठीक है। W1 मान लेते हैं हम लोग वेट ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी के वेट को हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग W1। और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब क्या, इतना हिस्सा जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इतना हिस्सा, ये हिस्सा जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, इसके वेट को हम लोग मान लेते हैं W2। तो याद रखिएगा पहला कंडीशन ये कहता है कि W1 जब W2 के बराबर होगा, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी जब आपका बराबर होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और लिक्विड को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, बाय इमर्स्ड पार्ट। इमर्स्ड पार्ट यानी जो डूबा हुआ हिस्सा है, जो इस बॉडी का डूबा हुआ हिस्सा है पानी में, इस बॉडी का जो डूबा हुआ हिस्सा है जो पानी के अंदर है, वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट, उस लिक्विड का वेट और इस पूरे बॉडी का वेट ये बराबर होगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि आपका बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होना चाहिए बॉडी का और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होना चाहिए वो या तो कोइंसाइड करना चाहिए या सेम वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, तभी आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कोइंसाइड करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बॉयंसी के साथ कोइंसाइड करेगा, तभी हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट, इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेट ऑफ बैलेंस में होगा। इसका मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी जो है वो पानी के अंदर तैर रहा है, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका बॉडी है, ठीक है, इसको हम लोग पहले इससे निकाल के बाहर रख देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, यानी इस बॉडी का जो टोटल वेट है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो इस पॉइंट पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन
as soon as you place it inside the water or you put it inside the water, what happens कि जब जैसे आप पानी में इसको डालेंगे तो ये आधा अगर पानी में डूब गया है तो ये जो आधा हिस्सा डूबा हुआ है पानी के अंदर, या जितना लिक्विड इस इमर्स्ड पार्ट ने डिस्प्लेस किया है, डूबे हुए हिस्से ने जितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, इसका टोटल वेट, इस हिस्से का जो टोटल वेट होगा जहां पर भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फॉर एग्जांपल यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इस हिस्से का, इस डूबे हुए हिस्से का इतने लिक्विड का जो टोटल वेट है वो यहाँ पे आई थिंक कॉन्सेंट्रेटेड होगा टोटल वेट। सो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो आप इस एरिया को या इस पॉइंट को कह सकते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। और ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है जो पहले मैंने बताया था, ये है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जब ये बाहर निकाल के इसको रख देंगे तो दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो इस केस में चूंकि यहाँ पे बॉडी जो है वो पार्शियली फ्लोट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आ रहा है। ये देखिए दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग एक केस और समझ लेते हैं बच्चों, इसे बिठा लेते हैं, एक और केस ऐसा होगा जिसमें बॉडी पूरी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस, ठीक है, इसमें आपका बॉडी ठीक सरफेस ऑफ द लिक्विड के नीचे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये है सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये है सरफेस ऑफ द लिक्विड, आप देख सकते हैं ये सरफेस है और सरफेस के ठीक नीचे ये बॉडी फ्लोट कर रहा है। सो वी कैन से दैट यहाँ पे आपका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, दोनों का दोनों कोइंसाइड करेगा, क्योंकि बॉडी ठीक सरफेस ऑफ द लिक्विड के नीचे फ्लोट कर रहा है, यानी कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो सरफेस से सटा हुआ है और इस तरह से कुछ फ्लोट कर रहा है। तो यहीं पर आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी भी होगा और यहीं पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। ये दूसरा वाला आपका कंडीशन है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको 2 मार्क्स का ये सवाल पूछ दे, राइट द 2 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो आप लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड पार्ट। और दूसरी बात आपको लिखनी होगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी या तो कोइंसाइड करेगा, जैसे कि इस वाले केस में कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट पे पाया जा रहा है। सो दैट्स व्हाट इट मींस टू बी ऑन द सेम पॉइंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसाइड। ठीक है, या तो आपका सेम पॉइंट पे पाया जाएगा, कोइंसाइड करेगा, या फिर आपका सेम वर्टिकल लाइन में पाया जाएगा। तो चलिए फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसे फटाफट से हम लोग रब कर लेते हैं। सो बस रब दिस वन। अब देखिए बच्चों, हम लोग को 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब इस तीनों स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ चीजें समझनी होगी, जिसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज मेटा सेंटर, व्हाट इज द न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये सब चीज समझने की जरूरत है। अब देखिए बच्चों, जब भी कोई बॉडी फ्लोट करता है, ठीक है, और उसको हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यानी उसके बैलेंस्ड स्टेट से। वो पहले इस तरह से फ्लोट कर रहा था, लेकिन अभी हम लोगों ने दूसरे वाले केस में आप देख सकते हैं क्या कर दिया गया है, इधर से इसको थोड़ा सा ऊपर से पुश किया हम लोगों ने, जिससे इसका जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि बर्बाद हो गया है। ये अपने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इसका जो है वो चेंज हो चुका है और ये स्लाइटली डिस्प्लेस हो चुका है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। यहाँ से आप लोग इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, देख सकते हैं ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगाया गया है, जिसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम जो है, या फिर आप कह सकते हैं इसका पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो चेंज हो चुका है। अब देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है अब सेम वर्टिकल लाइन पे नहीं पाया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी हमेशा फ्लोटिंग बॉडी का जो है वो या तो सेम वर्टिकल लाइन में पाया जाएगा या फिर कोइंसाइड करता है, एक ही पॉइंट पे पाया जाता है। देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी दोनों आपका सेम वर्टिकल लाइन में पाया जा रहा था, लेकिन आप दूसरे वाले केस में देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है इसके पोजीशन से, तो इसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, ये जो नया वाला सेंटर ऑफ बॉयंसी बना है, जिसको हम लोगों ने B1 से डिनोट कर दिया है, इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है यहाँ से यहाँ चेंज होके बन गया B1। पहले इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी कुछ यहाँ पर था, अब इसका जो नया सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं, मैं एक चीज आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज मेटा सेंटर। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो वर्टिकल लाइन जो पास कर रहा है नए सेंटर ऑफ बॉयंसी से, वो इंटरसेक्ट करता है पहले वाले वर्टिकल लाइन को, यानी पहला वाला वर्टिकल लाइन आपका कुछ इस तरह था, ये वाला आपका पहला वाला वर्टिकल लाइन था, पहला वाला। और अभी जो नया सेंटर ऑफ बॉयंसी बना है विच इज दिस पॉइंट, ये इससे अगर आप एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके आगे इस पहले वाले वर्टिकल लाइन से, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी पहले वाले
से कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं पहला वाला जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बॉयंसी का जो वर्टिकल लाइन था, अभी जो नया सेंटर ऑफ बॉयंसी बना है उससे जो हम लोगों ने वर्टिकल लाइन खींचा है वो दोनों कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये पॉइंट जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। इस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं मेटा सेंटर। इसको समझना आप लोगों को जरूरी था बच्चों, क्योंकि अभी जो मैं 3 चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आप लोगों को वो इस पे निर्धारित है। इसको समझना इस वजह से बहुत जरूरी है। इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को आ सकता है, यू कैन नोट इट डाउन, आई एम डिक्टेटिंग इट। मेटा सेंटर इज द पॉइंट वेयर द वर्टिकल लाइन passing through new center of buoyancy intersects the original line passing through center of gravity and original center of buoyancy। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर M से, कैपिटल M से हम लोग मेटा सेंटर को डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेटा सेंटर किस पॉइंट को कहते हैं। नहीं तो फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को स्लो करके देखिए, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर जो है उस पर डिपेंड करके विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्लोटिंग बॉडी का जो है 3 तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 स्टेट हो सकता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। 3 तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है, इसे हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग दीज 3 कंसेप्ट्स वी शैल नोट दिस वन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही से ये वाला डायग्राम बना रखा है और इसमें हम लोग समझने वाले हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। अब मान लेते हैं आप इस डायग्राम को देखिए और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को समझ में आएगा। अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी का वो जस्ट बिलो द मेटा सेंटर है। आप देख सकते हैं ये मेटा सेंटर है। मेटा सेंटर किसे कहते हैं मैंने अभी फौरन एक्सप्लेन किया है, उसे जाके देखिए। मेटा सेंटर जो है वो उसके नीचे अगर आपका जस्ट बिलो द मेटा सेंटर अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मेटा सेंटर के नीचे है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस स्टेट में आपका, इस कंडीशन में आपका बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बॉडी जो है हेवीली लोडेड होगा बॉटम में, यानी इसका जो निचला हिस्सा है, इसका जो निचला हिस्सा है वो ज्यादा वजनी होगा, ज्यादा भारी होगा एज कम्पेयर टू इट्स टॉप पार्ट। इसके ऊपरी हिस्से से इसका जो निचला हिस्सा है बॉडी का वो ज्यादा भारी होगा, हेवियर एट द बॉटम। तो याद रखिएगा ये कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था कि मेटा सेंटर के जस्ट नीचे आपका होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा कंडीशन है बॉडी जो है, जो भी आपका पानी के अंदर है जो बॉडी, इट शुड बी हेवियर एट द बॉटम और हेवीली लोडेड एट द बॉटम। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि बॉडी को हम लोग टिल्ट करने की कोशिश करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने बॉडी को इस तरफ टिल्ट करने की कोशिश हम लोग को करनी है। क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, इसीलिए हम लोगों ने ये एरो बना रखा है। अगर आप ऊपर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिल्ट करने की कोशिश करते हैं, तब क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ कपल होगा जो W1 की वजह से है। अब जो मोमेंट ऑफ कपल यहाँ पे W1 की वजह से है, यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट ऑफ कपल व्हाट इज इट, टर्निंग इफेक्ट, जो आपका W1 की इस वेट की वजह से है, वेट ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो मोमेंट ऑफ कपल यहाँ पे क्रिएट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में क्रिएट होगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अपथ्रस्ट जो एक्ट करेगा वो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट एक्ट करेगा एट पॉइंट B1। अपथ्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और वेट ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो आपका अपथ्रस्ट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा। आप देख सकते हैं ये इस तरफ हम लोगों ने एरो बना रखा है। अपथ्रस्ट आपका ऊपर की तरफ, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और आपका जो वेट ड्यू टू ग्रेविटी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी बना है वो B1 है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही बना रखा है। पहले जब बॉडी नॉर्मल था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, तो फिर मतलब कि नॉर्मली जब बॉडी फ्लोट कर रहा था, ये टिल्टेड नहीं था, सीधा था, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो यहाँ पर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसे टिल्ट किया इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो चेंज होके यहाँ से यहाँ आ गया। दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है।
तो इस बॉडी के पास टेंडेंसी होता है, इसके पास क्षमता होती है कि वो वापस से अपने ओरिजिनल अनटिल्टेड पोजीशन में वापस जा सकता है। अनटिल्टेड इन द सेंस कि ये पूरा सीधा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है, ये सीधा हो जाएगा और अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अपने अनटिल्टेड पोजीशन में वापस जा सकता है। इस बॉडी के पास ये क्षमता है बिकॉज इट इज हेवियर एट द बॉटम और इट इज हेवीली लोडेड एट द बॉटम। सो दिस बॉडी हैज द टेंडेंसी टू गो बैक in its original position. I hope you understand well till here. So we shall move into the next topic. First of all, we shall rub this one. बच्चों फिर से यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बना लिया है ताकि टाइम यहाँ पे हम लोगों का वेस्ट नहीं हो। अब देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। स्टेबल के लिए हम लोग समझ चुके थे, मेटा सेंटर के ठीक नीचे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था एंड सो ऑन। You don't need to discuss it again. You can just rewind the video and watch it again. अब देखिए बच्चों यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस होना जरूरी है। आप देख सकते हैं, आप इस डायग्राम को देखिए और जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब अगर मान लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जस्ट अबव द मेटा सेंटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ जस्ट अबव मेटा सेंटर है। मेटा सेंटर के ठीक ऊपर आपका जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो हम लोग कह सकते हैं इस केस में आपका बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वी आर टॉकिंग अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला कंडीशन था कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये आपका होगा अबव द मेटा सेंटर। उसमें क्या था, इससे पहले वाले कंडीशन में बिलो द मेटा सेंटर था, यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव द मेटा सेंटर। दूसरा कंडीशन ये, कंडीशंस लिखने के लिए आप लोग आ सकता है 2-3 कंडीशंस, कम से कम 2 तो आप लोग को जरूर याद करना चाहिए, 2 स्टेबल का कंडीशन, 2 अनस्टेबल का, 2 न्यूट्रल का कंडीशन। तो ये था खैर आपका पहला कंडीशन। दूसरी बात ये कह रहा है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बॉडी जो है वो हेवीली लोडेड एट द टॉप होगा। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बॉडी शुड बी हेवीली लोडेड एट द बॉटम, उसका निचला हिस्सा भारी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इट शुड बी हेवीली लोडेड, इट शुड बी हेवीली लोडेड, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, यहाँ पे टाइम बचा रहे हैं। इट शुड बी हेवीली लोडेड एट द टॉप। ओनली इन दिस कंडीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसका बेस जो है, जाहिर सी बात है कि जब इसका व्हेन इट इज हेवीली लोडेड एट द टॉप सो इट मस्ट बी लाइटली लोडेड एट द बॉटम। ये तो इजी है। अब देखिए इस तरह की सिचुएशन में अगर आप बॉडी को टिल्ट करने की कोशिश करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप इस तरफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे चूंकि बॉडी जो है वो हेवीली लोडेड एट द टॉप है, लाइटली लोडेड एट द बॉटम है, तो लाइटली लोडेड, अगर नीचे लाइटली लोडेड है तो आपका नीचे जो अपथ्रस्ट होगा वो भी आपका इस डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। आपका अपथ्रस्ट भी लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो आपका यहाँ से जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपका आप लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो होगा क्या कि मोमेंट ऑफ कपल जो सेटअप होगा ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी W1, ड्यू टू वेट ऑफ द बॉडी W1, जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ कपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो मोमेंट ऑफ कपल जो सेटअप हो रहा है ड्यू टू वेट W1 ये एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और अपथ्रस्ट जो होगा विच इज W2, यहाँ आप देख सकते हैं अपथ्रस्ट जो एक्ट करेगा विच इज W2 वो एक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन फिर भी ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपका अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। ठीक है, अपथ्रस्ट आपका ऊपर की तरफ से एक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। अब जब आपका अपथ्रस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस तरह से एक्ट करेगा, अगर आपका अपथ्रस्ट मान लेते हैं इस तरह से अगर एक्ट करेगा तो ये घूम के वापस से फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही ना लग रहा है, नीचे की तरफ ही लग रहा है, क्योंकि ये भी आपका एक्ट कर रहा है अपथ्रस्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड। इस वजह से बॉडी का टेंडेंसी, इस बॉडी की क्षमता ये है कि ये टिल्ट करेगा और ज्यादा इन द डायरेक्शन विच इट वाज इनिशियली टिल्टेड। मतलब जिस डायरेक्शन में वो टिल्ट किया गया था उस डायरेक्शन में वो और ज्यादा टिल्ट करता जाएगा और वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकेगा एंड द बॉडी विल फाइनली ओवरटर्न। ये पूरा बॉडी आपका पलट जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका
पूरा बॉडी जो है वो पलट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, वो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं। और चूंकि बॉडी जो है आपका हेवीली लोडेड है ऊपर की तरफ, तो आपका बॉडी जो है वो इट विल ओवरटर्न, वो पूरा पलट जाएगा। In this condition, the body does not have the tendency to come back in its original position. So let's discuss about the third state of equilibrium, which is neutral equilibrium. And this one is very easy. First of all, we shall rub this one. अब देखिए, ये आखिरी वाला कंडीशन आज हम लोग समझते हैं। इसके बाद आज का वीडियो हम एंड करेंगे बच्चों। अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। खैर, अब देखिए, अगर मान लेते हैं मेटा सेंटर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेटा सेंटर है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ कोइंसाइड कर रहा है, यानी मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक पॉइंट पे पाया जा रहा है, दोनों एक पॉइंट पे पाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी जो W1 होगा हमारा, और अपथ्रस्ट जो कि W2 होगा हमारा, वो सेम वर्टिकल लाइन में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे W1 और W2 दोनों का दोनों एकदम सेम वर्टिकल लाइन में पाया जा रहा है। इवन इन द टिल्टेड पोजीशन, अगर आप टिल्ट भी कर देंगे बॉडी को, तब भी आपका अपथ्रस्ट और वेट ड्यू टू ग्रेविटी आपका सेम वर्टिकल पोजीशन में पाया जाएगा, सेम वर्टिकल लाइन में पाया जाएगा। इस वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई कपल क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी टर्निंग इफेक्ट या बोल सकते हैं कपल वपल क्रिएट नहीं होगा, मोमेंट ऑफ कपल। और बॉडी जो है वो सेम पोजीशन में, मतलब कि फ्लोटिंग पोजीशन में रहेगा जब तक कि आप उसको छेड़ेंगे नहीं। अगर आप इसको इधर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और छोड़ देंगे तो वो उसी पोजीशन में रहेगा, टिल्टेड पोजीशन में ही रहेगा। और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी ना तो ओवरटर्न करेगा, नाइदर इट विल ओवरटर्न, ना तो पलटेगा, nor come back to its original, nor will it come back to its original position। ना तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, नॉर्मल पोजीशन पे, और ना ही वो पलटेगा। यानी कि ना तो पहले वाली कंडीशन की तरह, ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह होगा, और ना ही आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह यहाँ पर कुछ भी होगा। इट विल टेंड टू बी इन द सेम स्टेट, ठीक है, एज इट इज। तो ये था आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बच्चों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे कंडीशंस आप लोग लिख सकते हैं कि मेटा सेंटर को इंसाइड करेगा विद सेंटर ऑफ, सॉरी वॉइस से लिखने वाला था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इससे कोइंसाइड करेगा। और दूसरा वाला कंडीशन भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि W1 and W2 will be in same vertical line, ठीक है। W1 और W2 जो है वो सेम वर्टिकल लाइन में होगा, यानी कि वेट ड्यू टू ग्रेविटी और अपथ्रस्ट आपका सेम वर्टिकल लाइन में होगा। ये दो कंडीशन अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ दिया जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये दो कंडीशन दोनों का आप लोग जरूर याद कीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इट में बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स ईच, ठीक है। और इसका डायग्राम भी आपको बनाने के लिए जरूर पूछ सकता है, तीनों का डायग्राम, और साथ में दो कंडीशन आपका इस तरह से सवाल बन सकता है। ये डायग्राम आप लोग जरूर याद कीजिएगा। चलिए फिर इसे रब कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मेटा सेंटर क्या होता है, और साथ ही साथ आज हम लोगों ने ये भी समझा तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। वी हैव टॉक्ड अबाउट stable equilibrium, unstable equilibrium, as well as neutral equilibrium. Now I think we shall end our video for today. It's enough for today, and then we'll meet up in our next video. Till then, goodbye and take care. Allah Hafiz.